अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ अली। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के गेस्ट पेपर 2024 को। उसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को और उनके करेक्ट आंसर को। मेरे सामने इस वक्त आप जानते हैं कि 75 मार्क्स का हमारा मैथ्स का पेपर होता है, जिसमें 15 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज़ होते हैं। गेस्ट पेपर में जो एमसीक्यूज़ मौजूद थे उनको हम विद रीज़न जो है वो डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी। याद रखिएगा, इनवर्स दो तरह का होता है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ बात की गई है एडिटिव इनवर्स की। किसकी बात की गई है? एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स में हमारे पास सूरत ये होती है कि जब भी हमें किसी भी जो है वो कोई भी टर्म हमारे पास हो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो, तो हम जो है वो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए साइंस को अल्टर कर देते हैं। यानी पॉजिटिव वाली नेगेटिव बन जाती है और नेगेटिव वाली हमारे पास पॉजिटिव बन जाती है। तो चूंकि यहाँ पर एडिटिव इनवर्स का है तो हम यहाँ पर अपनी जो जो साइन है उसे जो है वो इन्वर्स कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो दोनों की साइन पॉजिटिव है। इसको हम जब चेंज करेंगे, ए की साइन भी हमारे पास प्लस ए से माइनस ए और प्लस बी से माइनस बी बन जाएगी। तो हमारे पास ये सूरत है कि जो वो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा माइनस ए माइनस बी, यानी ऑप्शन सी। यानी दोनों की साइनों को हमने अल्टर कर दिया। ठीक है जनाब। अब हम चलते हैं सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी आपसे पूछा जा रहा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास, वो आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये सिंपल सा एक फैक्ट पूछा जा रहा है आयोटा स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है -1। तो आयोटा स्क्वायर की सिंपल वैल्यू जब हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, यानी इस तरह के जो सवालात में जिसमें आयोटा मौजूद होता है, वहाँ अक्सर हम यूज़ करते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है a -1। अब आते हैं थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 272.66। आप जानते हैं कि जब हम किसी नंबर का log निकालते हैं तो हमारा जो है वो वास्ता पड़ता है दो आइटम से। एक हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हमारे पास होता है मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम सहारा लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन का, और मेंटिसा के लिए हम लॉग टेबल का सहारा लेते हैं। चूंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक का है तो हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2.72। जिस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर है 272.66। जब साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो 2.7266 एक्सपोनेंट यहाँ बन जाएगा 12। जो ये एक्सपोनेंट 12 है, यानी पावर जो 2 होती है, वही हमारा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है 2। यानी अगर किसी नंबर का आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और जो 10 की पावर होगी 2, ये तरीका है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है D2। अब आते हैं जनाब हम दूसरे नंबर 4 पर। हमारे पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई और कहा गया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आइए जनाब हम देखते हैं। हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है log to the base x of log to the base x of 9 is 2। तो ये हमारे पास जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है। जब भी हमें अननोन कोई फाइंड आउट करना होता है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जो ये नंबर होता है log के नीचे वाला नंबर, वो लिखने के बाद राइट साइड वाला पावर बन जाता है और ये 9। तो एक्स स्क्वायर इज 9, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा। तो हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है C = 3। सही है जनाब। तो आप चाहे तो रूट ले लें, तो यहाँ पर आप रूट भी ले सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर और 9 दोनों तरफ मैंने रूट अप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू अगर एक्चुअल में हमारे पास देखा जाए तो दो वैल्यूज आती हैं, +3 और -3। चूँकि ऑप्शन में 3 डिस्कस किया गया तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा C3। अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज फैक्टर्स ऑफ। ये एक फैक्टराइज जो फॉर्म हमें जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है और हमें फैक्टराइज फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जनाब। तो फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास है a² + 7a + 12। ये हमारे पास है। हम यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे a² + 4a + 3a + 12। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मिडल टर्म ब्रेकिंग कर दी। जो 7a था उसको ब्रेक कर दिया 4 और 3 में। अब आप कॉमन ले सकते हैं। जब हम a कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा a + 4। जब 3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा a + 4। तो ब्रैकेट हमारे पास आ जाते हैं a + 4 टाइम्स
a+3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी में मौजूद है। तो सिंपल यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी थी और मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के साथ हमने यहाँ पर जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट किए, डी, a+3 और a+4। अब आते हैं जनाब नंबर 7 पर। नंबर 7 हमारे पास एमसीक्यूज दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास है दो ब्रैकेट्स जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन ब्रैकेट्स को जो है मल्टीप्लाई करना है सिंपल। आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स तकरीबन सेम हैं, एक में माइनस और एक में प्लस है। और हम एक फार्मूले जानते हैं कि a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² माइनस b²। a+b को a-b से मल्टीप्लाई करें तो a² माइनस b² आता है। यहाँ पर भी इसी तरह है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। a² जो कि 3 है हमारे पास, माइनस b² यानी √2 इसका स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे -2, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है 7। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंपली आपने फार्मूला इस्तेमाल किया a+b इंटू a-b, a² माइनस b²। पहले नंबर पे स्क्वायर किया, दूसरे नंबर पे 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा और 9 माइनस 2 होता है हमारे पास 7। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो a+b की वैल्यू भी दी हुई हमें और a-b की वैल्यू भी दी हुई है। हमसे कहा जा रहा है a b फाइंड आउट करें। जब आप अलजेब्राइक फार्मूला पढ़ते हैं तो उन फार्मूलाज में से एक फार्मूला हमारे पास होता है a+b होल स्क्वायर। मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, a+b होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो a+b और a-b की वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे और हमें फाइंड आउट करना है a b। तो आइए देखते हैं, जब मैं यहाँ पुट करता हूँ ये 5 का स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास जो है वो a-b की वैल्यू हमारे पास है 1। यहाँ पुट कर लेते हैं, a-b की जगह मैंने लिखा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 4ab, ये हमारे पास बन जाएगा 24 इक्वल्स टू 4ab। और हम ये बात जानते हैं कि 4 मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड होगा, तो ab की वैल्यू आ गई 6, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर बी में मौजूद है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है HCF ऑफ x³ माइनस 8y³ एंड x² माइनस 4xy प्लस 4y²। हमें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका दूसरा नाम होता है GCD, याद रखिएगा। एमसीक्यूज चेंज करके इससे HCF की जगह GCD भी इस्तेमाल हो सकता है। तो GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब आप इनको फैक्टर निकालेंगे, दोनों को फैक्टराइज करेंगे, जो इनमें कॉमन फैक्टर आएगा वो x-2 होगा। आप यहाँ पर जो है वो इससे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, a³ माइनस b³ से। यहाँ पर भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं, जो है वो चाहें तो आप फार्मूला यूज़ कर लें a² माइनस 2ab प्लस b² से। जब आप फैक्टर्स निकाल लेंगे तो दोनों फैक्टर्स में दोनों की फैक्टराइज फॉर्म होगी, उसमें जो कॉमन फैक्टर यानी सेम आएगा वो x-2y, तो जो कि हमारा करेक्ट आंसर है डी, x-2y। तो इसमें आपको फैक्टराइज करना होता है। अब आते हैं जनाब 10th वाले एमसीक्यूज पर, जिसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप जानते हैं कि जनाब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दोनों में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं, नॉन कॉमन फैक्टर, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो हमें दी हुई है वो नॉन फैक्टराइजेबल है, मतलब फैक्टराइज नहीं हो सकती, लेकिन सेकंड फॉर्म जो है वो फैक्टराइज हो सकती है। आइए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। x³ प्लस 1, यानी ये 1 मीन्स 1 पर क्यूब लगा हुआ है, a³ प्लस b³ फार्मूला यूज होगा, जो कि बराबर है a प्लस b इंटू a² a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ गई। आपने फार्मूला इस्तेमाल किया a प्लस b, उसके बाद a² माइनस ab, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दिया वो भी यही दिया हुआ हमारे पास, और जो सेकंड को हमने फैक्टराइज किया उसमें भी x² माइनस x प्लस 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर है, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास x प्लस 1 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यू विल गेट x³ प्लस 1। ये हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी इसमें कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया x³ प्लस 1। अब हम आते हैं जनाब नंबर 11 पर। नंबर 11 में हमारे पास है
इक्वेशन अंडर रूट वाई प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 हमसे पूछा जा रहा है ये इक्वेशन कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं लीनियर इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड नॉन, यानी नन ऑफ दीज। ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं जनाब, तो इसमें लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं। जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो हम उसे कहते हैं जनाब ये लीनियर इक्वेशन है, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक एंड 4 हो तो उसे क्वार्टिक इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन किसी इक्वेशन में अगर वेरिएबल पर रूट यानी रेडिकल की जो है वो अलामत सिंबल नज़र आएगा तो उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है रेडिकल इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स रेडिकल्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ये हमारे पास सूरत-ए-हाल है। करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है बी, रेडिकल इक्वेशन। तो अब हम आते हैं जनाब नंबर 12 पर। द सोल्यूशन सेट ऑफ 5 माइनस 3y इक्वल्स टू -7। इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास है 5 -7 यहाँ आके +7 बन जाएगा और -3y शिफ्ट हो जाएगा +3y। 7 और 5 12 होते हैं इक्वल्स टू 3y। तो 12/3 इज इक्वल्स टू y। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है y इक्वल्स टू 4। सिंप्लीफाई आपने शिफ्टिंग करनी है। -7 वहाँ जाके 5 के पास प्लस हो जाएगा, जबकि -3 वहाँ जाके +3y हो जाएगा। 5 + 7 इज 12। 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ऑप्शन 4 आता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है 4, यानी सी वाला। तो अब हम बात करते हैं जनाब नेक्स्ट एमसीक्यूज की। नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली। एक्सिस अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर AXIS नहीं लिखा हुआ, AXES लिखा हुआ है, जो कि प्लूरल है एक्सिस का। यानी मालूम ये हुआ कि दोनों एक्सिस की बात कह रहा है और दोनों एक्सिस के बारे में कह रहा है। दोनों एक्सिस जो होते हैं वो म्यूचुअली क्या होते हैं। तो आप जानते हैं जब हम ग्राफ भी बनाते हैं तो दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है। यही बात हमसे पूछी जा रही है। 90 एंगल के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परपेंडिकुलर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाता है बी, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि आप ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करें। आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, √x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 9 + 9 18 और 18 का रूट होता है 3√2। ये आप सिंपल सा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है। जब हम ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले सवालात जो हम ये करते हैं सॉल्व, उसमें हमारे पास ये सी आंसर आ जाता है 3√2। अगर आप इस फार्मूले को डिस्टेंस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज √18। जहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 3√2। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं 90 डिग्री फेसिंग साइड जो होती है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वही लॉन्गेस्ट साइड होती है और उसे हम हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं। ये थे हमारे एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद एमसीक्यूज को और दूसरी इस तरह के वीडियोज़ को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।